हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का पार्ट 7 स्टार्ट कर रही हूँ। पर उससे पहले फ्रेंड, मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो सुनते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और एक कमेंट भी नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। एंड जो लोग मेरे चैनल मेरी स्टोरी पर डेली कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और लाइक भी करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड इसीलिए मैं फिर नेक्स्ट डे और भी अच्छी स्टोरी आप लोगों के लिए लाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी लगे मेरी स्टोरियाँ। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी और सिचैन दोनों मिल करके ईंग को ढूंढ रहे थे, जो कि ईंग ना वांगजी की जिंगसी में नहीं था। तो जब वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो वांगजी और सिचैन दोनों मिल करके हर जगह ईंग को ढूंढ रहे थे, जो कि वांगजी का छोटा सा बनी है, उसे ढूंढ रहे थे। तो जब ढूंढते हुए ना, जो सिचैन और वांगजी ने दोनों लोगों ने अंकल चिरैन की आवाज़ सुनी। अंकल चिरैन ना अपने डिसाइपल को डांटते हुए बोल रहे थे कि मेरे गार्डन की हालत किसने ऐसी की है, कितना ख़राब हो गया है ये गार्डन। मैंने यहाँ किसी को भी आना अलाउ नहीं किया है, इसके बावजूद भी मेरा ये गार्डन इतना ज़्यादा बिखरा हुआ कैसे है। ये सब देखो तो कैसे कैसे जैसे किसी ने पौधे पौधे उखाड़ दिए हैं, कैसे फैले हुए हैं ये पौधे, ये सब किसने किया है। वो बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, कितनी बुरी कंडीशन है मेरे इस गार्डन की। मुझे बताओ, तुम लोग बताओ ये किसने किया है, और जिसने भी ऐसा किया होगा ना, उसे मैं कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दूंगा। अच्छा नहीं होगा उसके साथ। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे गार्डन पर कोई आया है। उनकी ये आवाज़ सुन करके सिचैन और वांगजी दोनों लोग ना शॉक हो गए और टेंशन में भी हो गए। सिचैन कहते हैं, वांगजी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्यारा बनी अंकल के गार्डन पे चला गया हो। यदि ऐसा हुआ होगा ना, तो ना रहेगा बनी और ना ही रहेगा बनी को लाने वाला। उन्होंने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा। तो वांगजी और भी ज़्यादा टेंशन में हो गया, पर उसके फेस से तो कुछ समझ में आता नहीं। फिर तो वांगजी कहता है, गगा हमें चल करके वहीं देखना होगा। इतना बोल करके दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं अंकल के गार्डन में। हम देखते हैं अंकल का गार्डन, वो बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा गार्डन था और छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ पर ना छोटे छोटे पौधे थे, छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, जिनमें ना सब्जियाँ उगी हुई थी। जैसे पालक की सब्जी थी, वहाँ पे टोमेटो था, खीरा था, कुकुम्बर, ककड़ी, इस तरीके की सब्जियां वहाँ लगी हुई थी। और ये सब्जियां ना बहुत सुंदर लग रही थी, और कुछ पौधे भी लगे हुए थे, कुछ फ्लावर भी लगे हुए थे, जिससे कि वो गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इस गार्डन के सारे फूल पौधों को अंकल ने खुद अपने हाथों से लगाया है। इसे वो खुद सींचते हैं, खुद इनकी केयर करते हैं। किसी को भी अपने गार्डन पे आना अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि वांगजी और सिचैन, ये दोनों भी अंकल के गार्डन में आ करके भी मजाल के एक भी कोई फ्लावर ले ले, सिर्फ आ सकते हैं, देख सकते हैं, पर ना वो किसी भी प्लांट का फ्लावर भी नहीं तोड़ने देते, जो कि रूल्स के ख़िलाफ़ है। और इनके गार्डन की सब्जियां भी वांगजी और सिचैन नहीं लेते। अंकल ही खुद तोड़ करके लाते हैं और अपने हाथों से अपने दोनों भतीजों को अपनी सब्जियां खिलाते हैं। लेकिन आज इस गार्डन की तो दशा ही अलग थी। जो छोटे छोटे पौधे वहाँ लगे हुए थे, वो उखड़े हुए वहाँ पर गिर गए थे, पड़े थे। टोमेटो के कुछ, जैसे आधा टोमेटो किसी ने खाया हो, और बाकी टोमेटो फिर बिखरे हुए पौधों से कुछ नीचे फर्श पे गिरे हुए थे, मिट्टी लग गई थी। ककड़ी भी वहाँ पर थी, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ककड़ियाँ, जो खीरे लगे हुए थे, वो खीरे भी आधे आधे खाए हुए जैसे वो खीरे थे। और पूरा गार्डन ना बिखरा हुआ सा लग रहा था। तो अंकल ये देख करके बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वांगजी और सिचैन ने भी अंकल के इस प्यारे से गार्डन की ऐसी हालत देखी, तो उन्हें भी ना थोड़ा बुरा लगा कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत किसने ऐसे कर दी है। और जो जहाँ पालक लगाए हुए थे, पालक की हरी हरी सब्जियाँ, पत्ते उगे हुए थे, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने दौड़ लगाई हो। पूरे बीच में पूरी पत्तियाँ उनके बिखर के नीचे गिर गई थी, मिट्टी उसमें पूरी तरह से मिट्टी लग गई थी, और पालक के पौधे भी ना उखड़े हुए थे, वहाँ पड़े हुए थे।
तो ये सब देख करके अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो 2 डिसाइपल अपना नीचे सर झुकाए बस चुपचाप अंकल की डांट सुने जा रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था कि ये सब किसने किया है। तो अंकल कहते हैं, अब बोलो क्या खड़े हो, किसने किया है ये सब कुछ। तो वो दोनों डिसाइपल ने एक दूसरे की तरफ देखा और नीचे ही सर झुकाए हुए अपना सर ना में हिलाते हैं और कहते हैं कि मास्टर, हमें नहीं पता, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने नहीं देखा कि ये सब किसने किया है। और वांगजी और सिचैन चुपचाप खड़े होकर के ये सारी बातें सुन रहे थे। और वांगजी की निगाहें अंकल के पूरे गार्डन में थी कि उसका ईंग कहाँ है। उसे लग रहा है कि ईंग ना यहीं है। 100% उसे बिलीव है कि ईंग की ही ये सब करामात है, ईंग नहीं किया होगा। और ईंग कहाँ है, क्या अंकल के यदि सामने आ गया तो ठीक नहीं होगा। तो सिचैन भी ना चारों तरफ ईंग को ढूंढ रहे थे। तभी वांगजी की नज़र पड़ती है टोमेटो का एक छोटा सा प्लांट था, उसके पीछे छुप करके क्या, उसको ध्यान ही नहीं था कि कोई डांट भी रहा है। उसका बनी, छोटा सा वो वाइट बनी, वो ना टोमेटो खाने में बहुत ज़्यादा बिजी था। बड़े ही प्यार से वो टोमेटो खा रहा था और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई डांट रहा है, कोई चिल्ला रहा है। वो सुन भी नहीं रहा था, अपना खाने में ही मगन था। जब वांगजी की नज़र पड़ी कि वो बनी कहाँ है, उसने देखा तो वांगजी ने हल्का सा अपने गगा को हिट किया हाथ से और बोला, गगा। उसने इशारा करके बताया कि वो देखो, इशारे से, अपने आँखों के इशारे से किया। तब सिचैन की भी नज़र वहाँ पड़ी तो सिचैन और वांगजी दोनों लोगों ने देखा और वो फिर अंकल को देखा, क्योंकि वो प्लांट ना बिल्कुल अंकल के पीछे ही था और वो यदि ज़रा सा भी मुड़ते तो उनकी नज़र ना उस बनी पर पड़ जाती। तो अब वो दोनों सोच रहे थे कि क्या किया जाए, अंकल को कैसे रोके। तब जो चिरैन है वो बोलते हैं, वांगजी, सिचैन, तुम दोनों ने देखा कि मेरे गार्डन की हालत किसने ऐसी की है। तुम बताओ किसने की है। तुम मुझे बस उसका नाम बता दो, फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ उस व्यक्ति के साथ। वो ना चोरी छुपे मेरे गार्डन में आना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। एक तो वो आया और ऊपर से उसने मेरा पूरा गार्डन इस तरह बिखेर के रख दिया। बताओ, तुम लोगों ने देखा है। तो सिचैन ने तुरंत ना में सर हिलाया कि नहीं अंकल, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानता। उन्होंने वांगजी की तरफ देखा है। तो वांगजी, तुम बोलो, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो वांगजी बिल्कुल चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, हाँ ना ना। तो सिचैन कहते हैं कि अंकल, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आपको वांगजी की बात पर बिलीव है, मैं क्या हमेशा झूठ बोलता रहता हूँ। तो सिचैन, तो जो वो चिरैन है वो कहते हैं कि नहीं सिचैन, तुम भी हमेशा सच बोलते हो, लेकिन वांगजी हमेशा हर कंडीशन पर सच बोलता है, इसलिए मुझे वांगजी की बात पर भरोसा है। वांगजी, तुम बोलो। तो वांगजी थोड़ा आगे बढ़ा और कहता है कि अंकल, आप फ़िक्र मत करिए, हम मिल करके आपके गार्डन को फिर पहले जैसा कर देंगे। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसमें मैं आपकी मदद करूँगा इस बार आपके गार्डन के पौधों को ठीक करने में। तो जो चिरैन है वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वांगजी, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था। तुम इस गार्डन को देख रहे हो, ये सब तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन उस व्यक्ति को सज़ा भी मिलनी चाहिए जिसने इन पौधों के साथ इतनी बेरहमी से वो बर्ताव किया है उसने। इतना बोल के अंकल पीछे मुड़ करके दिखा रहे थे, अपना हाथ घुमाते हुए दिखाते हुए बोल रहे थे, मुड़ने ही वाले थे जिस तरफ उनका वो टोमेटो का प्लांट लगा था। बोलते हैं, देखो ये मेरा टोमेटो का प्लांट, ये मेरा फेवरेट था इधर। तो जैसे ही वो इधर को देखने वाले थे ना, वांगजी स्पीड से आया और उसने तुरंत आकर के अपने अंकल को हक कर लिया। और जैसे ही वांगजी ने अंकल को हक किया तो वांगजी तो खुद शॉक हो गया कि उसने अंकल को हक किया। और जो चिरैन, वो तो बिल्कुल चुप हो गए, उनके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था कि वांगजी ने उन्हें हक किया है। और सिचैन तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे उन दोनों की तरफ कि वांगजी ने ये क्या किया। और वो दोनों डिसाइपल वो भी देख रहे थे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वांगजी को टची होना, किसी का टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा दूर रहना पसंद करता है, ज़्यादा टची हो करके, टच करके वो बात नहीं करता। और आज उसने अपने अंकल को हक किया है, गले लगाया है। तो जो वो ना वह बहुत ज़्यादा शौक थे। और चिरैन थोड़ा दूर हटे, वांगजी से हटने की कोशिश कर रहे थे कि वांगजी, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। तो वांगजी ने उन्हें छोड़ा नहीं और वो और भी ज़्यादा उन्हें टाइट हक करते हुए बोलता है कि अंकल, मुझे आपकी बहुत टेंशन होती है, आप ज़्यादा फिक्र मत किया करिए, आपकी ना अब एज होती जा रही है। इतना बोल करके वांगजी थोड़ा दूर हुआ उनसे, फिर कहता है कि आपकी ना अब एज होती जा रही है अंकल, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टेंशन लेने से बीपी हाई होता है, तो आप शांत
शांत रहिए और ये गार्डन जैसा भी है हम ठीक कर देंगे और जिसने किया है हम उसे भी ढूंढेंगे। तो उसने इतना बोल के फिर शिनचैन की तरफ देखा कि अब बोलिए, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। तो शिनचैन भी आगे आए और कहते हैं, हाँ अंकल, वांगजी सही कह रहा है। मैं और वांगजी हम दोनों मिल करके आपके गार्डन को बिल्कुल पहले जैसा कर देंगे। आप चिंता मत करिए, आप जाइए, आप ना अपने कक्ष में जा कर के आराम करिए, रेस्ट करिए अपने रूम में। तो जो चिरैन है वो दोनों की तरफ देखते हैं और फिर उन्होंने वांगजी के फोरहेड पर हाथ रखा और बोलते हैं कि वांगजी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। तो वांगजी ने उनका हाथ हटाया और वो थोड़ा दूर हुआ और फिर अपने पहले जैसे ही मतलब पहले जैसी कंडीशन में आकर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हुए बोलता है कि हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। और फिर वो ना उस तरफ खड़ा हो गया जहाँ वो बनी था छोटा सा। अब वो बनी ना आगे बढ़ करके अंकल का जो वहाँ खीरा लगा हुआ था, अब वो खीरा खाने में बिजी हो गया था। तो वांगजी उस बनी के सामने खड़ा हो गया ताकि अंकल देखे भी तो उन्हें दिखाई न दे। तो जो शिनचैन है वो बोलते हैं कि अंकल, अब चलिए आप यहाँ से, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप ना ज़्यादा परेशान मत होइए, ये गार्डन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम पक्का पता कर लेंगे कि ये किसने किया है। उन दोनों डिसाइपल से कहता है कि तुम दोनों भी जाओ यहाँ से। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं, ये दोनों डिसाइपल भी चले जाएंगे और मैं भी चला जाऊँगा, तो तुम दोनों मिल करके मेरे गार्डन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दोगे। ना तुम्हें प्लांट लगाना ठीक से आते हैं और वांगजी को तो बिल्कुल आते ही नहीं, वो तो इनमें से पहचान भी नहीं पाएगा कि कौन सा प्लांट है। तो वांगजी कहता है कि अंकल, मैंने भी स्टडी की है और मुझे आता है, आप चिंता मत करिए, आप जाइए यहाँ से। मैं और गगा है ना, हम दोनों इसे ठीक कर लेंगे। जो जो चिरैन है वो वांगजी की तरफ देखते हुए उन्हें बहुत अजीब फील हो रहा था, क्योंकि वांगजी ना आज कुछ अलग सा ही बिहेव कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके बाद अंकल कहते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बोल रहे हो तो मैं जाता हूँ। उन दोनों डिसाइपल से कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ मत आना, ये गार्डन मेरे एक बार ठीक हो जाए तो बस इसके बाद तुम दोनों का यही काम है कि इस पर कड़ी नज़र रखना कि कौन यहाँ आता है और मुझे बताना कि किसने किया है। इतना बोल करके अंकल वहाँ से चले गए और वो दोनों डिसाइपल भी। जब वो अंकल चले गए तब शिनचैन और वांगजी ने राहत की सांस ली। वांगजी तुरंत वहाँ गया और उस बनी को वो उठाने लगा, तो वो बनी ना तुरंत आगे बढ़ गया। तो वांगजी कहता है, ईंग, तंग मत करो, तुम जल्दी से मेरे पास आओ, अभी तुम्हें अंकल देख लेते ना तो तुम्हें और मुझे, हम दोनों लोगों को ही इस गूसू से परमानेंटली बाहर कर देते, तुम जल्दी आओ। तो वो बनी ना और आगे चला गया। वो अब वांगजी के साथ ना वो पकड़म पकड़ाई जैसे खेलना चाहता था। वांगजी फिर आगे बढ़ा उसे पकड़ने के लिए। इसी तरह से ना वो बनी वो विंग ना आगे दौड़ रहा था और वांगजी उसके पीछे पीछे। शिनचैन कहते हैं, वांगजी, तुम अब एक छोटे से ईंट को भी नहीं पकड़ पा रहे हो, देखना मैं अभी तुम्हें पकड़ के दिखाता हूँ। तो वांगजी खड़ा हो गया और फिर जो शिनचैन है वो आगे गया। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से तुरंत वो स्पीड से गए और उस ईंट को तो गोद पे उठा लिया, विंग को मतलब उस बनी को तो गोद पे उठा लिया अपने, और बोलते हैं, सच में ये बहुत प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, इसका ख्याल रखना। ये बाहर कैसे आया? वांगजी कहता है कि ज़रूर ना डोर ओपन हो खुला रह गया था मेरी जिंसी का, इसलिए ना ये बाहर आ गया होगा। अच्छा है कि अंकल ने इसे नहीं देखा। और तुम, फिर वांगजी ने तुरंत उसके हाथ से लिया और उसकी तरफ थोड़ा डांटते हुए बोलता है कि तुम आइंदा मेरे मेरे मुझसे बिना पूछे बाहर मत निकलना। यदि किसी ने भी तुम्हें देख लिया ना तो मालूम है क्या होगा, तुम क्या समझोगे, तुम तो कुछ समझते भी नहीं। इतना बोल के ना वांगजी वहाँ से जाने लगा। तो शिनचैन कहते हैं कि अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो अपनी ईंट को लेकर के? हमने अभी अंकल से क्या कहा है कि हम उनके इस गार्डन को ठीक करेंगे। तो वांगजी कहता है कि लेकिन मुझे नहीं आता कि प्लांट्स कैसे लगाए जाते हैं। तो शिनचैन कहते हैं कि वांगजी, हमारा मैजिक कब काम आएगा? तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं ना, तुम कुछ करो अपनी पावर से और इस गार्डन को ठीक करो। तो वांगजी ने कहा कि नहीं नहीं गगा, अंकल ने मना किया है कि मैं ऐसे रोज़ के डेली के काम करने के लिए मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो शिनचैन कहते हैं कि ठीक है, आओ फिर आओ, मिल करके हम दोनों इस गार्डन को लगाते हैं, ठीक करते हैं। आता है तुम्हें प्लांट्स को लगाना? तो वांगजी थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर वांगजी ने अपनी फिंगर घुमाई, उंगली घुमाते ही उसकी फिंगर से एक ब्लू लाइट आई और वो ब्लू लाइट ना पूरे गार्डन पे फैल गई और थोड़ा ही देर में वो गार्डन फिर से
पिच पहले की तरह ही हो गया। अब वो सारे प्लांट सब कुछ ना अब बिल्कुल बहुत अच्छे से वहाँ लग चुके थे। फिर वांग जी ने अपने गगा की तरफ देखा और बोलता है, गगा अब ठीक है? तो फिर सिंचैन ने अपनी एक नज़र पूरे गार्डन पर घुमाई और अच्छे से पूरे गार्डन को देखते हुए वो मुस्कुराए और बोलते हैं कि हाँ वांग जी, ये तो बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, अंकल को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वांग जी कहता है कि गगा, अंकल समझ जाएंगे कि ये सब हमने मैजिक से किया है, ये तो अंकल भी अपने मैजिक से कर सकते थे। अंकल चाहते थे कि ये काम हम दोनों अपने हाथों से करें। तो सिंचैन कहते हैं कि नहीं वांग जी, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, अंकल को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अंकल अब रेस्ट करने गए हैं, अब वो सीधे इवनिंग में ही आएंगे। उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम दोनों ने कैसे किया है? बस तुम उन्हें कुछ बताना नहीं। तो वांग जी कहता है, लेकिन ये झूठ होगा और मैं झूठ नहीं बोलता। तो सिंचैन ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि उन्हें बताना नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि तुम उनसे जा कर के झूठ बोलना। झूठ बोलने में और बात को छुपाने में बहुत अंतर होता है। तब वांग जी ने एक तिरछी नज़र अपने गगा की तरफ देखा कि क्या मतलब, बात को छुपाना और झूठ बोलना, क्या कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ही है। तो सिंचैन कहते हैं, हाँ हाँ, तुम ना तुम बस कुछ मत बोलना, बाकी जो अंकल पूछेंगे मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है? तुम मत बोलना, वरना तुम सच बोल दोगे। तो वांग जी ने उनकी बात पर नोट किया और फिर वहाँ से वो जाने लगा। तो जो विंग है उन दोनों को प्यार देख करके वो बोल रहा था कि ये दोनों ब्रदर ना, कितना ज़्यादा प्यार है इन दोनों दोनों ब्रदर्स में, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और हम दोनों ब्रदर, मैं और चैंग, हम दोनों कितना ज़्यादा झगड़ते रहते हैं, कितना ज़्यादा प्यार तो है हम दोनों के बीच में, पर झगड़ा भी कितना ज़्यादा होता है। चैंग तो मुझसे बड़ा है, पर फिर भी चैंग मुझसे कितना ज़्यादा कंपटीशन करता है। पर मेरी सीजे, वो बहुत प्यारी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है सीजे की, और मुझे आचिंग की भी बहुत याद आ रही है। मैं कब अपने फॉर्म में आ पाऊँगा और मैं यहाँ से कब जा पाऊँगा? वहीं के मन में ये चल रहा था। वांग जी वहाँ से जा रहा था, तभी सिंचैन ने कहा, वांग जी रुको। तब वांग जी रुका और उसने अपने गगा की तरफ देखा और बोलता है, तब सिंचैन वांग जी के पास आए और कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी इतनी ज़्यादा खुशी देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम इस बनी को हमेशा अपने पास रखना, तुम इसे खुद से दूर मत करना। तो वांग जी कहता है, लेकिन गगा, इसके ठीक होते ही मुझे इसे बाहर छोड़ना होगा ताकि ये आज़ादी से जी सके। इस तरह हम इसे कैद नहीं रख सकते और ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। मैं बस इसलिए इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि ताकि इसकी जो चोट है वो ठीक हो जाए। तो सिंचैन कहते हैं, वांग जी, तुम्हें इससे खुशी मिलती है, तुम इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। मैंने देखा तुम ना कुछ छोटे छोटे रूल्स भी इसके लिए तोड़ रहे हो, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम जीना सीख रहे हो। ये छोटा सा बनी ही सही, तुम्हें ना जीना सिखा रहा है। इस रैबिट को हमेशा अपने पास रखना। तो वांग जी कहता है, गगा, मैंने इसका नाम ईंग दिया है। तो सिंचैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहते, हाँ हाँ ईंग, तुम अपनी ईंग को हमेशा अपने पास रखना, खुद से दूर मत करना। ये बात सुन करके वींग अंदर से इतना ज़्यादा हैप्पी था, इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे पसंद किया, मुझे ना पसंद करते हैं हमगुनजुन। अभी अभी उनके भाई ने कहा कि वो मुझे हमेशा अपने पास रखें, मैं इनसे दूर कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा लैनजान से। मुझे ना लैनजान बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कभी दूर नहीं जाऊँगा और हमेशा ऐसे ही खुश रखूँगा। तो वांग जी ने उनकी बात पर नोट किया और बोलता है, गगा, आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे छोड़ना ही होगा, मैं चलता हूँ। इतना बोल करके वांग जी वहाँ से चला गया और सिंचैन वांग जी को जाते हुए देखते रहे और अपने मन में बोलते हैं कि मेरे भाई, तुम इस बनी से बहुत ज़्यादा तुम्हें लगाव हो गया है। मुझे डर है कि तुम इसे जब बाहर छोड़कर आओगे, इसके बाद तुम कितना ज़्यादा उदास होगे। फिर वांग जी ना उस बनी को ले करके एक झरने के किनारे गया, जो पहाड़ से, वो ऊंचे पहाड़ से झरना नीचे गिर रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुंदर। उसने उस बनी को उस सिले पर बिठाया और बोलता है कि अब यहाँ तुम आज़ादी से घूम सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा, तुम्हारा जहाँ मन है तुम वहाँ घूम सकते हो। वींग ने वो जगह देखी, उस बनी ने वो जगह देखी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर जगह थी, प्राकृतिक खूबसूरती थी, पहाड़ थे, झरने थे, नीचे नदियाँ बह रही थी और वो एक ऊंचे सिले पर बैठा हुआ था जहाँ पर ठंडी हवाएं
चल रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वांगजी फिर वहीं एक शिला पर बैठ कर के, वो भी एक पहाड़ की शिला पर बैठकर, उसने अपनी गुचन बुलाई और वहाँ से बैठकर वो एक ना अपना गुचन बजाने लगा। जब विंग ने उसके गुचन का म्यूजिक सुना, उसे इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा कि विंग ना बस वो खो ही गया उसके म्यूजिक में। इतना अच्छा लगा, विंग बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसके कानों को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, विंग के मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। फिर विंग ना म्यूजिक सुनते हुए गया और जा कर के वांगजी की गोद में जा कर के बैठ गया, क्योंकि वांगजी ना लोटस पोजीशन में बैठ कर के उसको म्यूजिक को अपने अपने गुचन को बजा रहा था। तो विंग ना जा कर के उसकी गोद में बैठ गया और गोद में बैठे हुए ही वो वांगजी के म्यूजिक को सुन रहा था। और वांगजी की जो अल्फ़ा फ्रेगनेंस आ रही थी, भीनी भीनी सी, उसको सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी वांगजी के पास से, तो वो और भी ज़्यादा वांगजी को जा कर के क्लीन, मतलब और भी वांगजी के क्लोथ चला गया और उसकी उस स्मेल को लेता हुआ, उसकी म्यूजिक को सुनता हुआ वो बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था, बहुत ही अच्छा। वांगजी के वो हमेशा इस तरह वांगजी के पास रहना चाहता है विंग, हमेशा। विंग अपने मन में सोच रहा था कि ये अल्फ़ा बहुत अच्छा है, इसकी म्यूजिक भी कितना अच्छा बजाता है, कितना अच्छा। मैं कभी भी लंजन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं वेडिंग तो लंजन से ही करूंगा। बस मैं अपने बनी फॉर्म में से हट करके अब मैं अपने इंसानी रूप में आना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ वांगजी से। मैं वांगजी से फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। विंग मन में यही सोच रहा था और उसके म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था। यहाँ से ना अब सीन शिफ्ट होता है। अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे विंग को इसी तरह रहते हुए वांगजी के साथ। अब 2 दिन और हो गए थे। अब वांगजी के साथ रहते हुए वांगजी हमेशा विंग को अपनी जिंदगी में छोड़कर जाता और उसे समझा कर जाता कि तुम यहाँ से बाहर मत जाना। पर फिर भी कुछ ना कुछ करके ना विंग हमेशा बाहर जाता और वही चिरैन के गार्डन में जाके उसके गार्डन के फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसे खाता। उसे बहुत अच्छी लगती थी उसकी फ्रूट और वेजिटेबल। और इन 2 दिनों में विंग ने बहुत कोशिश की कि वो अपने इंसानी रूप में आ जाए, अपनी वो फॉर्म चेंज करे और वो यहाँ से चला जाए। बट ऐसा नहीं हो रहा था। विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो विंग बहुत परेशान था कि इस तरह कब तक चलेगा, मैं कब तक अपने इसी बनी फॉर्म में रहूँगा। मुझे इंसानी रूप में तो आना ही है और मुझे अपने घर भी जाना है। मेरे घर वाले सब कितना परेशान हो रहे होंगे। और यहाँ जियांग क्लान में तो जो मैडम यू हैं विंग की मदर, उनकी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी। अब पूरे 2 दिन हो गए थे, विंग का कहीं पता नहीं चल रहा था। और जियांग क्लान का एक भी ऐसा कोना नहीं था, एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर पूरे जियांग क्लैन के लोगों ने विंग को ढूंढा ना हो। हर जगह एक एक जगह ढूंढा था विंग को। अब जियांग फैमिलियन सोच रहे थे कि हमें ना लैन क्लैन वालों को भी बता देना चाहिए और बाकी के दूसरे क्लान्स में भी खबर पहुंचानी चाहिए कि यदि उनके पास में हमारा बेटा हो, हमारा विंग हो, तो वो हमें बता दे। पर इस बात से वो घबरा रहे थे कि यदि यदि सबको पता चल गया कि एक ओमेगा अपने घर से 2 दिन से बाहर है, गायब है, तो लोग कितना गलत समझेंगे और क्या कहेंगे कि एक ओमेगा घर से दूर है, बाहर है, अकेला है, न जाने क्या कर रहा होगा। तरह तरह की बातें बनाएंगे, क्योंकि ओमेगास को हमेशा घर पे रहना चाहिए और अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। ओमेगा अकेले नहीं जा सकता, बाहर अकेले नहीं रह सकता। इस तरीके की धारणा है लोगों की ओमेगास के लिए। तो यही जियांग फैमिलियन सोच रहे थे कि विंग एक रॉयल ओमेगा है, हमारे परिवार का प्रिंस है और लोग सोचेंगे उसके बारे में, कुछ भी गलत अफवाह फैला सकते हैं, बातें फैला सकते हैं। और वो सिर्फ 17 साल का है, वो कहाँ होगा, कैसा होगा, उन्हें भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी विंग की। और यानली भी जो रोती रहती थी और विंग को बहुत याद करती थी। और जियांग चैंग, उसने कहीं ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जो कि विंग को ढूंढा ना हो। यानली, जियांग चैंग, जियांग फैमिलियन, पूरा जियांग क्लान ही विंग को ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशान था। और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि विंग को ढूंढें और दूसरे क्लान वालों को पता भी ना चले कि विंग गायब हो गया है, कि इनके क्लान का ओमेगा 2 दिन से गायब है, कहीं बाहर है, उसका पता नहीं चल रहा है। तो ये बात दूसरों को
खबर भी नहीं करनी थी, लेकिन अब लग रहा था कि सबको बतानी पड़ेगी क्योंकि अब 2 दिन हो गए हैं। और यहाँ विंग भी बहुत परेशान था। वो अपने इंसानी फॉर्म में नहीं आ पा रहा था और अपने घर वालों को भी वो खबर नहीं पहुँचा पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। पर वो वांगजी के साथ भी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश। और वांगजी भी उस बनी के साथ, अपनी ईंग के साथ बहुत हैप्पी था। वो जब भी लौट कर आता अपने हंटिंग से या अपने क्लान के वर्क से लौट कर आता अपने जिंगसी, तो वो वहाँ पर ईंग को देख करके बहुत हैप्पी होता, उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता। और वहीं भी ना ज़्यादा से ज़्यादा वांगजी के साथ रहने की कोशिश करता था। वांगजी लाइब्रेरी में भी होता तो वो उसके पास पहुँच जाता, उसके लेग में बैठता, उसकी गोद में बैठता, उसके साथ प्ले करता। वांगजी भी उसके साथ बहुत खेलता था, बहुत दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और वांगजी को ईंग के साथ में टाइम स्पेंड करना तो उसका फेवरेट वर्क बन गया था। आज इवनिंग के दिन वांगजी ना बाथ ले रहा था और उसने ईंग को पहले से ही बात करवा करके अच्छे से क्लीन करा के टॉवल पर फोल्ड करके उसे वहाँ पर बिठा दिया था और टेबल के ऊपर बिठा दिया था। और फिर वांगजी अपना बात लेने गया था। तभी ना विंग विंग वो ट्रांसपेरेंट वॉल थी, तो समझ में आ रहा था कि उस तरफ वांगजी है और वांगजी की वो जो विदाउट क्लोथ बॉडी थी, उसकी नेकेड बॉडी ना विंग को साफ साफ समझ में आ रही थी। धुंधली थी, क्लियर नहीं दिख रहा था, पर फिर भी वो समझ में आ रहा था कि वांगजी ने अब रोब्स नहीं पहन के रखे हैं, कि रोब्स पहन रहा है। ये सब ना विंग उसे देख रहा था वांगजी को और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ये ना उसका फेवरेट काम हो गया था। विंग ना बहुत ही सेमलेसली अपने अल्फ़ा को देखता, अपने फ्यूचर अल्फ़ा को। विंग ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो शादी तो वांगजी से ही करेगा, उसका फ्यूचर अल्फ़ा, उसका हस्बैंड वांगजी ही बनेगा। तो वांगजी को वो देख रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और अपने मन में तरह तरह के उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि वांगजी के साथ वो किस किस तरह से रोमांस कर सकता है। वो ये सब सोच रहा था, शादी के बाद वो कैसे रहेगा, कितना प्यार करेगा अपने अल्फ़ा को। वांगजी और विंग कितना प्यार से रहेंगे। और यहाँ वांगजी अपना बात ले रहा था, तभी ना विंग अपनी बॉडी में उसे बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट फील हुई और ना एक उसे हल्का सा पेन भी फील हुआ। जब विंग ने ये महसूस किया कि उसकी बॉडी पूरी हीटअप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो और वो उसे ना विंग को पेन भी हो रहा है, तो विंग को समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस कारण ना विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। और वांगजी जब बात ले रहा था तो बात लेते हुए ना उसे एक स्मेल फील हुई, एक फ्रेगनेंस फील हुई, जो कि ना एक लोटस की थी और एक ओमेगा की फ्रेगनेंस थी। लोटस की स्ट्रॉन्ग ओमेगा फ्रेगनेंस वांगजी की जिंसी में, जब वांगजी की जिंसी में, तो वांगजी ना ये फील करते ही वो एकदम से अलर्ट हो गया और जो बात ले रहा था वो तुरंत अपने बाथटब से खड़ा हुआ और उसने अपने तुरंत इनर रोब को वियर किया। और इसके बाद वो ना उसने अपनी बिचिन को याद किया, सम्मन किया, तो उसकी बिचिन उसके हाथ में आ गई। और जो वो स्मेल थी, जो लोटस की फ्रेगनेंस थी ओमेगा की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ही ज़्यादा। उस ओमेगा फ्रेगनेंस से ही फील किया जा सकता था कि ये जो ओमेगा है कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये वांगजी को भी ना अटैक कर रही थी, मतलब वांगजी को भी इफ़ेक्ट हो रहा था इसके ओमेगा फ्रेगनेंस है। ओमेगा की जो फ्रेगनेंस आ रही थी, जो इतनी भी ज़्यादा भरी हुई थी उस रूम में, अब धीरे धीरे ना वो पूरे रूम में भरती जा रही थी, फिल होती जा रही थी पूरी जिंसी में। तो वांगजी भी इससे इफेक्ट हो रहा था। वांगजी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेट ओमेगा अल्फा है, जिसे ना वांगजी को दूसरे ओमेगास की जो फ्रेगनेंस है इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। पर वो जो ये वाली स्मेल थी, लोटस की स्मेल, वांगजी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। तो इससे मालूम पड़ रहा था कि वो एक रेयर ओमेगा है और एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है और डोमिनेटिंग ओमेगा है। तो वांगजी के माइंड में आया कि मेरी जिंदगी में आखिरकार एक ओमेगा यह कहाँ से आया। वांगजी तुरंत निकल कर आया, अपने अपने उस ट्रांसपेरेंट वॉल से बाहर निकल के आया। और इसके बाद उसने पूरे जिंक्सी में, पूरे रूम में देखा। उसने फील किया कि सबसे ज़्यादा स्मेल ना उसके बेडरूम से आ रही है। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि एक ओमेगा मेरी जिंक्सी में आया तो आया, और वो भी मेरे बेडरूम तक पहुंच गया। तो वांगजी ना तुरंत
तुरंत बढ़ता है बेडरूम की तरफ। जब वो बेडरूम की तरफ गया, वहाँ जाकर के उसने जो देखा ना सामने, वो देख करके बहुत ज़्यादा शॉक था, बहुत ज़्यादा। उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उसका बेडरूम पूरा वाइट कलर की रोशनी से भरा हुआ था। इतना ज़्यादा शाइन था उस पूरे रूम में, बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और सामने से, और उसके बेड के सामने, जो वो बेड के सामने से इतना ज़्यादा वाइट तेज प्रकाश निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा वाइट था, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी की आंखें बिना ठीक से खुल नहीं रही थी। तब वांग जी ने अपनी अपनी आवाज़ में बोला कि कौन है वहाँ, जो भी है सामने आओ। सामने क्यों नहीं आते? इस तरह का ये कौन सा मैजिक है? जब उसने उस ओमेगा ने उसकी आवाज़ को फ़ील किया, तो तुरंत वो उसकी फ़ील करते ही वहाँ पे जो लाइटनिंग थी, जितनी भी ज़्यादा वाइट लाइट चमक रही थी, वो धीरे धीरे कम हुई। और फिर उसने वांग जी ने सामने देखा, उसके बेड के ऊपर एक ना वाइट ब्यूटी, इतनी खूबसूरत, अद्भुत सुंदर ओमेगा था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। कामदेव की सुंदरता उसके फेस में थी, वो पूरा, और इतनी चमक, चाँद की तरह उसका चेहरा चमक रहा था। उसके ब्लैक लॉन्ग हेयर, और उसने ना पूरे वाइट कलर के रोब्स पहन कर रखे थे, और वो ना पेन में था, उसे दर्द हो रहा था। वांग जी इतना सुंदर ओमेगा उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था, पूरी लाइफ में नहीं। और उसे ना बस वो देखे ही जा रहा था, बस देखे ही जा रहा था वांग जी। एक टक उसकी वो सिल्वर आइज़, और उसके वो ब्लैक लॉन्ग हेयर, उसके रेड 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 जेली लिप्स, जो कि वांग जी को बहुत सुंदर और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वांग जी उसकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहा था, और धीरे धीरे वांग जी सेक्सुअल अराउज भी हो रहा था, क्योंकि उस ओमेगा की जो फ्रेगनेंस थी, वो ना वो पूरे रूम में भरी हुई थी, और वो ओमेगा इस समय हीट में था। वांग जी फील कर सकता था, इतना ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा उसने कभी नहीं देखा। तो बस वो उसी को देखे जा रहा था सामने से। तब जब विंग ने देखा कि वांग जी ना उसे देख रहा है, तब उसने अपनी एक पेन भरी आवाज़ में कहा, लहनजान, लहनजान, प्लीज़ हेल्प मी लहनजान, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जब वांग जी ने ये आवाज़ सुनी, तो उसे तुरंत अपने होश में आ गया, और वो सामने देखने लगा, और उसने अपने बिचन को उसके आगे लगाया, और बोलता है कि तुम कौन हो, और तुम यहाँ कैसे आए, मेरी जिंगसी में कैसे आए? तब विंग ने उसकी तरफ देखा और बोलता है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं विंग, मेरा नाम विंग है, मैं युनमक से हूँ, विंग। तो वांग जी को याद आया कि विंग, युनमक से। फिर उसने विंग की तरफ ध्यान से देखा, तो वो जो विंग था युनमक में, जो उसे व्यू शियान मिला था, वो तो सांवला था, और ख़ास ज़्यादा इतना सुंदर भी नहीं था, और वो ब्लैक रोब्स पहना करता था, और इसने ना पूरे वाइट कलर के रोब्स पहन कर रखे थे, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत खूबसूरत था। तो वांग जी कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम वो हो, तुम वो कैसे हो सकते हो? तुम और वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। तुम बिल्कुल अलग दिखते हो, और वो बिल्कुल अलग, दोनों की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? वांग जी ने इतना बोल के उस पिजन को उसकी गर्दन के ऊपर रखा, और तो विंग कहता है कि मैं वही हूँ लंजन, मैं वही हूँ। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक फ्लावर भी दिया था, लोटस का फ्लावर, जो कि तुमने अपने रूम में, ये देखो, ये तुमने अपने बेड के पास रखा हुआ है, ये मैंने ही तो तुम्हें दिया था ये फ्लावर। तब तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा, और उसके लिप्स के पास में जो वो मोल था, उसने वो देखा। तो जब विंग उसके पास आया था, वांग जी के पास, वो फ्लावर देने के लिए, बहुत ज़्यादा क्लोज था विंग वांग जी के, तब वांग जी की नज़र पड़ी थी विंग के इस मोल पर। वांग जी को वो मोल तब भी बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लगा था, और आज भी ये मोल वांग जी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था विंग के, उसने भले ही अपने बिचन को उसके नेक में रखा था, पर वांग जी की आइज़ पूरी नशीली हो गई थी, पूरे पूरे वो नशे में अपनी नशीली आँखों से वो उसे देखता है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।